वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम आज लेक्चर में पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में समझेंगे जो जनरल आपने देखा है और डाइलेक्ट्रिक्स होती क्या है, कैसे इस पे क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपसे पूछा जाएगा। तो उसके लिए कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई कंटेंट मटेरियल जो भी शेयर करूंगा मैं वहां पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। देखिए, अगर आप डाइलेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली क्या होते हैं? इंसुलेटर। ठीक है, बेसिकली दीज आर इंसुलेटर। ये बेसिकली इंसुलेटर के बराबर होते हैं। बट क्यों इंसुलेटर के बराबर होते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, अब इंसुलेटर के बराबर इसलिए होते हैं क्योंकि इसके साथ जो सेंटर में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर घूमता है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यू वेल नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच जो बॉन्ड होता है वो बड़ा ही टाइट बॉन्ड होता है बेटा, टाइट बॉन्डिंग होती है। ये दोस्ती नहीं टूटेगी, वो वाली बॉन्डिंग होती है। ये दोस्ती नहीं टूटेगी, वो वाली बॉन्डिंग इनके बीच होती है। अब इतनी बॉन्डिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो वो इंसुलेटर बन जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो रहा है एक्चुअल में और इंसुलेटर बन गया। अब इंसुलेटर बन गया है तो उसका क्या नाम रख दिया इन्होंने? डाइलेक्ट्रिक्स। अब कहोगे कि सर इंसुलेटर में ऐसी क्या खास बात है कि वही डाइलेक्ट्रिक्स का काम करेगा? इंसुलेटर तो बहुत है, इंसुलेटर तो क्या है? बहुत है। पर ये एक ऐसा इंसुलेटर है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इसके बाद भी ट्रांसमिट कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि ये डाइलेक्ट्रिक्स एक इंसुलेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच दोस्ती है, याराना वाली दोस्ती है, दोनों की टाइट बॉन्डिंग है, जिसके कारण ये इंसुलेटर बन गए। अब इंसुलेटर बनने के बाद ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है उसको आगे ट्रांसमिट किया जा सकता है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक्स बन रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो इंसुलेटर तो है बट इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, तो वो डाइलेक्ट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर में, इलेक्ट्रॉन यहां पे, इनके बीच एक अच्छी दोस्ती बन गई, टाइट बॉन्डिंग बन गई। उसके बावजूद कोई तीसरा आता है और तीसरा आके इस आदमी को समझाता है, इसकी बॉन्डिंग, इन दोनों की बॉन्डिंग को तोड़ना चाहता है। सोचते हैं ना कि इतने गहरे दोस्त है, इसको तोड़ दो। तो उसके लिए वो क्या करता है? इसके बारे में इसको कुछ कुछ बोलता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है। उल्टी सीधी बातें बोली। अब जैसे इसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोली, एक तो ये हो गया ये इससे नाराज हो जाए, जो बातें इस आदमी ने, इस तीसरे आदमी ने इसको बताई है उसकी बात समझ ले, मान ले और इसकी बात सुने ही ना, तो वो तो अच्छी दोस्ती नहीं है। बट ये क्या करता है? ये इसके पास जाता है और पूछता है कि जब इसने ये बात बोला ये अच्छी है? बोला नहीं भाई ये गलत बात है, वो झूठ बोल रहा है। अब झूठ बोला तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ इनके बीच एक अच्छा ट्रांसमिशन है। इनके बीच अगर कोई तीसरा आदमी कांडी लगाना चाहता है, इनके बीच में कोई तीसरा आदमी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, तो ये अपने आप सुलह कर लेते हैं। मतलब इनके बीच एक ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिस हो रहा है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक का इफेक्ट का बीच में बीच क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिशन हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। अब सिंपल सी भाषा में अगर मैं इसको लिखूं, सिंपल सी भाषा में अगर हम इसको लिखें तो डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर। क्या बोलेंगे हम? बोलेंगे दीज आर द इंसुलेटर, these are the insulator in which electron tightly bound to nucleus, in which electron tightly bound to nucleus। वही बात है, इनकी अच्छी दोस्ती है, ठीक है, न्यूक्लियस। बट आफ्टर दैट बट आफ्टर दैट they can transmit electric effect, they can transmit electric effect। बट उसके बाद भी क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करने का मतलब समझ गए ना? एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व कर लेते हैं, इसलिए हम इसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अब क्या हुआ कि इन्होंने एक मेथड अपनाया। जैसे ही उस तीसरे आदमी ने इनके बीच में कुछ करने की सोची, तो इन्होंने एक मेथड अपना लिया दोनों ने, और इन्होंने बात की कि हम आगे से कुछ एक ऐसा मेथड अपना लेते हैं कि तीसरा बंदा हमारे बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहे तो हम उस प्रॉब्लम को बिना बातचीत के भी सोल्व कर सकें। तो कहता है कि ठीक है, हम इस चीज को दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो ऐसी बातें जो बहुत ज्यादा सीरियस बोल दी गई हैं, यानी कि वो इतनी सीरियस बोल दी गई हैं कि उसका सॉल्यूशन तो केवल मिलके ही होगा। और एक ऐसी बात है कि जो नॉर्मल सी बात है, बस हम दूर से फोन पे भी बात कर लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस हिसाब से इन्होंने बातों को दो भागों में मोल्ड कर दिया। उसने पहला बोला कि पहली जो हो जाएगी वो हो जाएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है,
पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन सी बात है बेटा? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो बात है जो फोन पे सोल्व हो सकती है कि जी बात किसी ने तीसरे आदमी ने कहा है, बट हम एक दूसरे से फोन पे बात कर लेंगे तो भी समझ लेंगे। पर कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसके अंदर उन बातों को ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स। तो क्या कहा मैंने? उन्होंने दो भागों में तोड़ा। पहला भाग ऐसा जो बहुत ही सीरियस बात है, उसको मिलके ही सोल्व किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर। और दूसरे को हमने ऐसे में तोड़ा जो ज्यादा सीरियस नहीं है, जो दूर से भी बातें हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब इसी बात को ये क्यों कहा है मैंने, इसको समझने की बात समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पोलर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम पोलर के बारे में देखते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर। आई थिंक मजा आ रहा होगा आज तो। डिफरेंट मेथड अपनाया आज तुम्हारे लिए मैंने समझाने का। मुझे लगता है कि तुम ज्यादा सीरियस हो जाते हो, तुम्हें लगता है सर तो बहुत सीरियस है, पता नहीं कितनी मुश्किल होगी फिजिक्स। अरे फिजिक्स मुश्किल नहीं है, फिजिक्स आसान है। फिजिक्स तो आपके ब्लड में होनी चाहिए, फिजिक्स तो आपको डेडिकेशन में होनी चाहिए। फिजिक्स बिल्कुल मुश्किल नहीं। अब देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मैंने क्या बताया? मैंने ऐसी डाइलेक्ट्रिक्स बताई जो यानी कि ऐसी बातें बताई, वो बातें जो नॉर्मल सी बातें हैं, दूर फोन से भी सोल्व हो सकती हैं। अब आपको पहले ही बताया था कि भाई सेंटर में तो कौन था? पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा था ऐसे। अब इन दोनों के बीच एक टाइट बॉन्डिंग बनी हुई थी याराना वाली, और इन्होंने क्या किया? जब तीसरे आदमी ने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो इन्होंने अपनी उन बातों को दो भागों में तोड़ लिया था। पहली ऐसी जो मिलके सोल्व होंगे, और दूसरी ऐसी जो दूर से सोल्व हो जाएंगी। तो इसलिए कहता है कि सपोज कीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे पड़ा है और ये नेगेटिव चार्ज यहां पे पड़ा है, और दोनों के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस है। सपोज कीजिए वो r डिस्टेंस है दोनों के बीच। अब तीसरे आदमी ने कुछ बातें आके कही तो ये क्या करेगा? इसके पास फोन करेगा और बातों को सुलझा लेगा और बातों को समेट देगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा था। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, दोनों अलग अलग हैं। देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहां पे है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहां पे है। दोनों के अंदर डिस्टेंस कितनी है? r है। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं, दूर दूर बार बार बोल रहा हूं। उसका मतलब क्या है? इफ सेंटर ऑफ मास, सीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, center of mass of positive charge does not coincide, positive charge does not coincide with center of mass of negative charge। अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड नहीं करता है, कोइंसाइड करने का मतलब दोनों एक ही जगह पे नहीं है, अलग अलग जगह के ऊपर है, उसको हम क्या कहते हैं? अलग अलग जगह, उसको हम क्या कहते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव चार्ज वाला पोल और एक नेगेटिव चार्ज वाला पोल, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोला जाता है बेटा। क्योंकि इनके भाई जो बात हुई है वो बिल्कुल लाइट है, तीसरे इंसान ने जो इनको प्रॉब्लम क्रिएट करने की है वो बिल्कुल लाइट प्रॉब्लम थी, तो दोनों दूर से समझा ली, इसलिए दोनों के बीच क्या है? कोई ना कोई गैप है। तो इसलिए हम इसको कैसे कहते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। किस टाइप की डाइलेक्ट्रिक्स बोले बेटा? पोलर। अब खास बात मैं एक आप यहां बता दूं, इंपोर्टेंट पॉइंट, पहला इंपोर्टेंट पॉइंट ये बेटा, ईच मॉलिक्यूल, मैं बात कर रहा हूं ईच मॉलिक्यूल की, न कि पूरे डाइलेक्ट्रिक्स की। डाइलेक्ट्रिक्स के एक मॉलिक्यूल की बात की है मैंने। ईच मॉलिक्यूल हैव इट्स परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। इंपोर्टेंट बात है ये, इट्स परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, इट्स परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। प्रत्येक जो मॉलिक्यूल होता है उसके पास कैसा होता है? परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। सही ऐसे ही स्टेटमेंट में आया था, उसमें बोल रहा था नीचे कौन सी प्रॉपर्टी डाइपोल उसकी पोलर मॉलिक्यूल की है। भाई ईच मॉलिक्यूल हैव अ परमानेंट डाइपोल और ईच मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अ परमानेंट डाइपोल, और इसके अलावा दूसरी अलग अलग स्टेटमेंट दी हुई थी। तो मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, तो प्रत्येक जो मॉलिक्यूल्स होता है उस मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। बट अगर हम बात करेंगे कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक्स की, पूरी डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक्स। अब की बार क्या लिया था? मॉलिक्यूल लिया था, अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात कर रहा हूं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैव जीरो नेट डाइपोल मूवमेंट, जीरो नेट डाइपोल, देखो नेट लिखा मैंने, जीरो नेट डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट।
उसके पास जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और ये सब मैं पोलर के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद नॉन पोलर और जो मेन फैक्टर है उनके बारे में। तो 0 नेट डाइपोल मोमेंट होता है जब हम बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है भाई। तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो गया। अब बात कहोगे कि सर इसका मतलब और इसका मतलब क्या है, वो समझा दीजिए। देखिए हमने सपोज कीजिए हमने एक NaCl की बात की, सपोज कीजिए NaCl, सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया NaCl का, पूरा क्रिस्टल नहीं लिया NaCl का, केवल एक मॉलिक्यूल। तो आपको पता है कि एक Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों में बॉन्ड है, इसलिए ये तो होगा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, ये होगा नेगेटिव चार्ज, दोनों में डिस्टेंस है। देखो ऐसे, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा। और इसके बाद डाइपोल मोमेंट भी है। अगर मैं कहूं कि पूरा क्रिस्टल ले लूं NaCl का, पूरा टुकड़ा ले लूं NaCl का, तो उस पूरे टुकड़े का नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। कैसे होता है, देखिए सपोज कीजिए आपके पास ये पूरा टुकड़ा था, किसी भी डाइलेक्ट्रिक्स का टुकड़ा मान लीजिए, जो आपका मन करे उसी डाइलेक्ट्रिक्स का टुकड़ा मान लीजिए। अब इस टुकड़े के अंदर क्या है, इस टुकड़े के अंदर बहुत सारे डोमेन्स बनते हैं। डोमेन्स कैसे बनते हैं, जैसे छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह डोमेन्स में टूटा हुआ होता है। इस तरह डोमेन्स में टूटा हुआ होता है, ठीक है। अब क्या है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया अभी हमने, अभी तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब सपोज कीजिए कि इस डोमेन्स में जितने भी मॉलिक्यूल है, केवल इस डोमेन की बात कर रहा हूं, ये सारे क्या है, डोमेन है, डोमेन है। डोमेन का मतलब इस क्रिस्टल के छोटे छोटे टुकड़ों को टुकड़ों में तोड़ दिया, जैसे मैंने यहां पे टुकड़ों में तोड़ा हुआ है। अब मैं एक डोमेन का थोड़ा बड़ा व्यू आपको बना के दिखाता हूं। सपोज कीजिए कि ये डोमेन का एक व्यू ले लिया मैंने, और ये कौन सा डोमेन है हमारा, ये बेटा इस डोमेन का व्यू लिया, इस डोमेन का व्यू, ठीक है। अब इस डोमेन का व्यू लिया, सपोज कीजिए कि एक NaCl का डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था आपको डाइपोल मूवमेंट के बारे में, तो कहा था कि एवरी डाइपोल हैव अ डाइपोल मूवमेंट, और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, आपको उसकी डायरेक्शन भी आपको वहां पे बता दी गई थी कि डाइपोल की डायरेक्शन ये होती है, क्योंकि प्रत्येक जो पोलर मॉलिक्यूल है उसके पास डाइपोल होगा, और उसके पास डाइपोल मूवमेंट होगा, और उसकी डायरेक्शन भी होगी। अब इसके बाद जो दूसरा है, उसकी डाइपोल की डायरेक्शन इस तरफ है, एक इस तरफ चल रहा है, एक इस तरफ चल रहा है, एक इस तरफ चल रहा है, तो दूसरा इस तरफ चल रहा है। इस प्रकार रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं ये, किसमें होते हैं, रैंडम ओरिएंटेशन में, रैंडम ओरिएंटेशन में होते हैं, ठीक है। दीज आर इन द रैंडम ओरिएंटेशन। कोई इस तरफ है तो इसके कंपैरिजन में इस तरफ भी है। अब ये वाला डाइपोल इसको कैंसिल आउट करेगा, इसके कंपैरिजन में इस तरफ होगा, तो ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको। अब सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल का है, ये दूसरे मॉलिक्यूल का है, ये तीसरे मॉलिक्यूल का, ये चौथे मॉलिक्यूल का, ये पांचवें मॉलिक्यूल का, ये छठे मॉलिक्यूल का, इस तरह से प्रत्येक मॉलिक्यूल के पास तो है, बट अगर सारे मॉलिक्यूल मिल जाए तो वो रैंडमली ओरिएंटेड है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट हो जाता है 0 के बराबर। ये बात मैं यहां पे समझाना चाह रहा हूं, और यही स्टेटमेंट मैंने लिखा है, 0 नेट डाइपोल मोमेंट। अब कहोगे कि सर ऐसा ना हो, हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देख लेते हैं। क्या करके देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक तो हमने क्या किया था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, तो हम क्या कहते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया जाए तो क्या होगा, ये बात हमें करनी है। अब सपोज कीजिए कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया हमने। देखिए सपोज कीजिए कि ये हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है, और इसको क्या कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायरेक्शन में अप्लाई कर लो, दैट इज ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये दिखा दी मैंने, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले मैं बना लेता हूं विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ आपको दिखा दूंगा ट्रांसमिशन कंप्लीट इसका किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसमिशन आपको दिखा दूंगा। देखिए जब डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो ये है, यानी कि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट ई, और ये क्या हो जाएगा, विद ई। आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने लगा दिया है, ठीक है, विद ई की बात कर रहा है। ये सिचुएशन कब चल रही है, ये ऐसी सोचिए कि जब दो दोस्तों के बीच, जो हमने बताए थे दोनों दोस्त, उनके बीच क्या हुआ होगा कि वो बात तो लाइट थी,
बट दोनों ने एक बार तो उसको अंडरस्टैंड कर लिया, पर दूसरे वाले दोस्त को क्या होगा कि शक हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, उसने उस दूसरे वाले दोस्त के ऊपर शक कर लिया और उसको हो गया कि उसने ऐसा बोला ही होगा मेरे बारे में। तो इसलिए क्या कहता है कि वो चलो ठीक है, आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। वो कहता ठीक है मैं दे देता हूं अग्नि परीक्षा। तो वो ये अग्नि परीक्षा के अंदर डाल रहा है उसको, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को, उसका टेस्ट ले रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल के, और पूछना चाह रहा है क्या एक्चुअल में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो तेरे पास कोई डाइपोल मोमेंट आएगा या जीरो ही रहेगा। जैसे पहले मैंने बताया था ना, पहले नेट डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों था, क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल इस तरफ था तो दूसरे का इस तरफ, कोई इस तरफ था तो कोई इस तरफ, कोई इस तरफ था तो कोई इस तरफ, कोई इस तरफ था तो इस तरफ, क्योंकि सारे रैंडमली क्या थे, ओरिएंटेड, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई बाहर से इसको एक डायरेक्शन में करने वाला नहीं था। अब क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, अब आपको पता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बना हुआ होता है, आपको पता होगा ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज से, आपको ये बात पता होनी चाहिए, बना हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन की बात करते हैं इसकी। अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो क्या होती है इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब डायपोल की डायरेक्शन तो पहले भी मैंने बताई है, अगर बाय द वे मेरे से बोला गया हो पॉजिटिव टू नेगेटिव, नहीं, उल्टी होती है डायरेक्शन, ये इस तरफ है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, बट डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक। अब क्या होगा कि ये सारे के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद आपको सबको पता है कि सारे के सारे डायपोल एक ही डायरेक्शन में ऐसे ओरिएंट हो जाएंगे सीधे, इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, इस प्रकार से। अब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। जब एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते तो इनके पास क्या आ जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ऐसा क्या हुआ सर, ऐसी क्या बात हुई कि इनके पास एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए। ऐसा इसलिए हुआ होगा कि सपोज कीजिए मैं इन दोनों की बात करता हूं, ठीक है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। अब जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, अब पता आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। अब ये तो बात सही है, इसका पॉजिटिव इसी तरफ था, नेगेटिव इस तरफ था, तो इसलिए ये डायरेक्शन पकड़ ली। बट ये तो अपोजिट है, इसका नेगेटिव ये रहा, पॉजिटिव ये रहा, मैं इसको दूसरे कलर से ले रहा हूं, इसका नेगेटिव इस तरफ था, पॉजिटिव इस तरफ था। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये नेगेटिव किस तरफ दौड़ेगा, इस तरफ, और ये पॉजिटिव किस तरफ दौड़ेगा, इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगा। ऐसा ही सभी के साथ हो रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव, ये कौन है, पॉजिटिव। अब जैसे इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो पॉजिटिव इस तरफ जाएगा, नेगेटिव इस तरफ जाएगा, फिर से ये ओरिएंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो सारे एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे। और मैं आपको एक खास बात बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के जो टॉपिक है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होता है, वहां पे एक्सप्लेनेशन एक ही बात से हो रही है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, वो तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रखा तो वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। ये बात पे एक्सप्लेनेशन यहां पे भी वही पे हो रही है। तो इसका मतलब जैसे ही आपने जैसे आपने पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उसके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट आ गया। पहले नेट डाइपोल कितना था, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो था, डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर था, जीरो के बराबर। बस जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो अब नेट डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जीरो के बराबर नहीं होगा क्योंकि सारे एक ही डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो दिस इज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। दूसरे टाइप की कौन सी थी हमारे पास, नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन से थे, नॉन पोलर वो थे नॉन पोलर वो थे बेटा, कौन से थे भाई, नॉन पोलर वो थे, नॉन पोलर वो थे जो क्या है, ऐसी बातें उन दो दोस्तों के बीच हुई जो दूर से सॉल्यूशन नहीं हो सकता था। अब जो बात का सॉल्यूशन उसने एक अग्नि परीक्षा ले उस पोलर मॉलिक्यूल को डाल दिया किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब बात तो प्रूव होगी कि भाई नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाता है, उसकी बात सत्य थी, हमारे बीच जो मिसकंसेप्शन हुआ था वो गलत था, पर उसके बावजूद भी उस दूसरे दोस्त को विश्वास नहीं हो रहा है। तो वो कहता है कि वो ठीक है, नॉन पोलर वाली बात पे आ जाते हैं, यानी कि दोनों मिलके बात करते हैं। अभी तक क्या था कि ये सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, दोनों के बीच डिस्टेंस थी। अब इन दोनों के बीच कोई डिस्टेंस नहीं होगी, जहां पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, सपोज कीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है और इसी पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर ऑफ मास हो जाएगा सेम पॉइंट के ऊपर। तो हम क्या कहते हैं, इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड
विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, कोइंसाइड करे तो नेगेटिव चार्ज, उसको हम कैसे कहते हैं भाई, नॉन पोलर बोलते हैं। इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि इसके कैसा हो जाएगी, नॉन पोलर हो जाएगी। नॉन पोलर जिसके पास पोल्स नहीं है, पहले पोल्स कब थे, जब दोनों के बीच कोई डिस्टेंस थी, अब हो गए नॉन पोलर। अब जैसे वहां पे एक पॉइंट हमने बताया था, क्या बताया था, ईच मॉलिक्यूल हैव ए नेट परमानेंट नेट डाइपोल मोमेंट, बट यहां पे नहीं होता। ईच मॉलिक्यूल हैव जीरो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जीरो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, जीरो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है जो पहले उसके पास था। अब ये स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। अब सीधी सी बात है, अगर इसके पास जीरो डाइपोल मॉलिक्यूल के पास ही है, तो जो कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक्स होगी उसके पास भी नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। अब क्या कहता है कि जैसे हमने पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, वैसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाले तो क्या होगा, उस बात को समझ लीजिए। अब सपोज कीजिए ये सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये रहा, और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज दूसरे कलर से बना देता हूं, एक ही जगह हुआ। अब इसके ऊपर क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन, देखो ये कर दिया, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाता है और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाता है। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज तो इस तरफ दौड़ेगा और नेगेटिव चार्ज क्या दौड़ेगा, इस तरफ दौड़ेगा। कुछ समय के बाद सिचुएशन कुछ इस प्रकार हो जाएगी, कुछ समय के बाद सिचुएशन कुछ इस तरह हो जाएगी कि ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये यहां पे पहुंच गया है पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे हो गया नेगेटिव चार्ज, और दोनों में बन गई है डिस्टेंस आर। अब देखो जो हमारे पास नॉन पोलर था, जो हमारे पास क्या था, नॉन पोलर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते वो किस में कन्वर्ट हो गया भाई, पोलर में कन्वर्ट हो गया। जो हमारे पास नॉन पोलर था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। जब हमने पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था तो नेट डाइपोल मोमेंट उनके पास आ गया था, बट जब नॉन पोलर के ऊपर अप्लाई करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता, पोलर के ऊपर। अब आपके माइंड में एक बात तो जरूर आ रही होगी, देखो इतना बता के मैं भी छोड़ सकता हूं, मैं भी आगे बढ़ सकता हूं, बट मैं आपको एक अच्छी नॉलेज दूंगा, मैं आपको बताऊंगा आपके माइंड की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, कंप्लीट बात क्या है। ये बात कुछ ऐसी है, जब ये नॉन पोलर था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, नेगेटिव चार्ज उस तरफ, तो वो पॉजिटिव चार्ज चलना ही जाना चाहिए। अब वो क्यों रुकाया, वो तो आगे चला जाता, ये नेगेटिव चार्ज भी इस तरफ चला जाता, क्यों रुका, रुकना चाहिए ही नहीं था। मैंने दिखा दिया जी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक डिस्टेंस बन गया, आपने मान लिया ठीक है जी, पर रुका क्यों वो, इसलिए रुका, देखिए इसके ऊपर इस तरफ एक फोर्स लग रहा है जो होता है Q इंटू ई के बराबर। मैंने पहले ही बताया था जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पास एक एक्सेलरेशन आती है, एक फोर्स आता है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज के पास, एंड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पास, नेगेटिव चार्ज के पास। हो गया। बट जैसे जैसे ये दूर जाते जाएंगे इन दोनों के बीच एक फोर्स और होगा जिसको कुलाम फोर्स कहते हैं, जो होता है K1 Q2 बाय में R का स्क्वायर। ये वहां पे जाके रुकेंगे जहां पे ये फोर्स इस फोर्स को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। जब QE फोर्स की वैल्यू K1 Q2 बाय R स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो वहां पे जाके वो एक दूसरे को स्टॉप कर देंगे, रुक जाएंगे, और कुछ ना कुछ डिस्टेंस बन जाएगी और नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। इस प्रकार की ये बातें थी, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। और ये कंप्लीट बात आपकी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में थी। अब इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कंसेप्ट है, जो आपसे पूछा जाएगा और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। वो कंसेप्ट क्या है वो देखिए। यहां पे एक टर्म आती है जिसको कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। यहां पे एक टर्म आती है जिसको बोला जाता है पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर की बात करते हैं। पोलराइजेशन वेक्टर का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेटल का पीस
या कोई भी डाइलेक्ट्रिक्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो पोलराइज हुआ। अभी अभी मैंने बात की, देखिए जब मैंने नॉन पोलर को किस में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो क्या बन गया, पोलर बन गया। अब वो कितना पोलर, पोलर का मतलब जिसके पास दो पोल्स हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, उसके पास क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, नेट डाइपोल मूवमेंट होता है उसके पास, ठीक है, नेट डाइपोल मूवमेंट होता है, आप सबको पता है। तो ये कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब है, ये पोलराइजेशन वेक्टर ये बताता है कि कितने वॉल्यूम में कितना डाइपोल मूवमेंट आया, यानी कि कितने वॉल्यूम के अंदर कितना डाइपोल मूवमेंट पैदा होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर कहते हैं। तो पोलराइजेशन वेक्टर इज डिफाइंड एज डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हुआ, कब, जब किसी डाइलेक्ट्रिक्स को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही उसका डाइपोल मूवमेंट यूनिट वॉल्यूम में कितना आया, उसी को पोलराइजेशन वेक्टर कहते हैं। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, P से। तो P इज डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, P इज डाइपोल मूवमेंट, दैट इज द डाइपोल मूवमेंट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए P और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होती है। अब डिस्टेंस को हर बार मैं क्या लेता था 2L, बट यहां पे मैं L ही लूंगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे ही तो होता था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज को जब किसी डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया जाए तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखूंगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्या लिखूंगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, हेयर क्यू डिवाइडेड बाय ए, ये हो गया। मतलब क्या हुआ, हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू आ गई Q डिवाइडेड बाय ए। अब चार्ज पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा, जिसको क्या बोला जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोला जाता है, ये बात याद रखें। मतलब क्या हो गया, मतलब ये होगा कि जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो सिग्मा के बराबर आ गया, ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर किसके बराबर आ गया, सिग्मा के बराबर, ये बात हो गई, पोलराइजेशन वेक्टर ये आ गया। तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या हुआ, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना डाइपोल मूवमेंट आया, जब किसी डाइलेक्ट्रिक्स को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर। और वैल्यू को रखा Q बाय A इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि यहां पे ये शो करना चाहते हैं कि P किसके बराबर हो गया, सिग्मा के बराबर हो गया। अब बात क्या है यहां पे, ये पढ़ने का मतलब क्या है, ये पढ़ने का मतलब ये है कि अभी अभी देखिए हमने क्या किया, हमने ये ऐसा किया, कुछ सपोज कीजिए कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, ये क्रिएट कर दिया, कैसे क्रिएट किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार क्रिएट किया, ये पॉजिटिव प्लेट कंप्लीट, ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और डाइपोल की नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव तो डाइपोल की, और पॉजिटिव टू नेगेटिव किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमने इसमें क्या रखा, एक डाइलेक्ट्रिक्स रख दी, ये रख दी डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक्स रख दी। अब आप सबको पता होगा जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स रखी जाएगी तो इसके अंदर इंड्यूस्ड होगा, देखिए इस पॉजिटिव के कारण यहां पे कौन नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इसके कारण यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ये सारा फिनोमिना इंडक्शन का है, पहले बता चुका हूं, किसी को नहीं पता तो वो लेक्चर जाके देख लीजिए पीछे। इंडक्शन के फिनोमिना के कारण क्या होता है, अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, कहां से, देखिए अभी अभी भी समझाया था मैंने, देखिए जब इस पॉजिटिव और नेगेटिव को रखा था तो नेगेटिव आया था इस तरफ और पॉजिटिव गया था उस तरफ, तो ये इस तरह की सिचुएशन बन गई थी। देखिए डाइपोल बन रहा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरह का डाइपोल बन गया था। यहां पे भी ऐसा ही होगा, जब हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो इस तरफ ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इस डाइलेक्ट्रिक्स के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का झुंड होगा, आपको पता है उसके पास तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का झुंड है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दौड़ेगा, पॉजिटिव, तो ये लेयर किसकी बन जाएगी, पॉजिटिव की, और ये लेयर किसकी बन जाएगी, नेगेटिव की। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो चार्ज इसके अंदर इंड्यूस हुआ है वो कितना हुआ है, ये ऐसा क्वेश्चन नीट के अंदर, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जाता है। तो यहां पे क्या होगा, इंड्यूस्ड चार्ज,
हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज की बात करते हैं ऑन डाइलेक्ट्रिक्स, ऑन डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी बात हम यहां पे कर रहे हैं। इंड्यूस्ड चार्ज ऑन ए डाइलेक्ट्रिक्स, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक्स को रखा जाएगा तो कितना चार्ज इंड्यूस होगा। अब देखिए आपको एक बात समझ आ रही होगी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी बन रहा है, दैट इज द आई, जो अंदर बना इंड्यूस हुआ है उसको मैं लिखता हूं ई आई, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिखता हूं ई नोट। ठीक है भाई, मैंने यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड बताए, एक तो जो हमने अप्लाई किया था, फिर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स डाली, डाइलेक्ट्रिक्स के कारण ये पॉजिटिव लेयर या नेगेटिव लेयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, ये हो गए। अब दो टाइप के हो गए। अब नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछे तो मैं ऐसे ही बताऊंगा कि भाई कंप्लीट तो था ई नोट, और इसमें से अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, बाहर वाले की डायरेक्शन ये और इस वाले की डायरेक्शन ये, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा कैंसिल आउट। अब आपको डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको समझाई गई थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वीडियो के अंदर आपको एक लेक्चर के अंदर आपको वो भी मिल जाएगी जहां पे डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट को एक्सप्लेन किया गया था, और वहां पे लिखा गया था डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट के और एप्सिलॉन आर, ये रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों एक के बराबर होते हैं, उसकी वैल्यू आपके पास आई थी, उसकी वैल्यू थी ई नोट डिवाइडेड बाय ई के बराबर, ई नोट डिवाइडेड बाय ई के बराबर, ई नोट डिवाइडेड बाय ई, इसके बराबर आपने वहां पे बताया होगा कि ई नोट बाय ई किसके बराबर होता है, वो एक्चुअल में वहां पे ऐसा किया होगा मैंने, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, ऐसा बताया होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब फोर्स इन वैक्यूम को लिखूंगा क्यू इंटू ई नोट, ई नोट, नोट क्या दिखा जाता है, वैक्यूम के लिए, जैसे हम एप्सिलॉन नोट लिखते हैं वैक्यूम के लिए, और एफएम के लिए मैं लिखूंगा क्यू इंटू ई, क्यू से क्यू कैंसिल होकर ई नोट बाय ई के बराबर। अगर अब हम यहां पे क्या करें, ई की वैल्यू निकाल ले, ई की वैल्यू, ये ई की वैल्यू, तो दैट इज द ई नोट डिवाइडेड बाय के के बराबर, इस ई की वैल्यू को मैं रख दूं यहां पे। ठीक है, अब देखिए ई नोट बाय के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहां पे क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इसको फर्दर सोल्व करना है तो ई नोट इंटू के माइनस ई आई इंटू के इज इक्वल टू ई नोट। ठीक है, अब ये समझिए, आपको इस बात का मतलब बता देता हूं ये हमने कैसे किया है आगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये आपको समझ नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूं दोबारा से, क्या होगा सेकंड कलर, ये रहा। देखिए अब क्या हुआ होगा, इस इक्वेशन की बात करते हैं, इस ई की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या हो गया, ई नोट डिवाइडेड बाय में के इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई आई के बराबर हो गया होगा। अब इस के को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस तरफ रख दिया हमने, तो क्या होगा देखिए, ई नोट इज इक्वल टू, ये के जाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा ई नोट इंटू के माइनस ई आई इंटू के, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहां पे इस ई आई की वैल्यू को निकालना है। अब ई आई की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, ई नोट, अब इस ऐसे करते हैं हम, इसको इस ई आई को लेके आते हैं इस तरफ, ऐसा करते हैं, ई आई इंटू के को ले आए इस तरफ, और यहां पे कौन बचा, ई नोट इंटू के, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ई नोट, दोनों जगह से ई नोट को ले लिया कॉमन, अंदर कौन बचा, के माइनस वन, के माइनस वन, अच्छे से लिख देता हूं इसको, के माइनस वन के बराबर, ये बच गया। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज ई इंटू आई इज इक्वल टू ई नोट इंटू के माइनस वन डिवाइडेड बाय के बराबर हो गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए मैंने करवाया था और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलवाई थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप सबको पता होगा क्या आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, सबको पता होगा। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है, जिसको नहीं पता वो जाके उस लेक्चर को देख ले, वहां पे बताया गया। तो सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नोट इसके बराबर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की जगह रखिए, सिग्मा आई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट इनटू के माइनस वन डिवाइडेड बाय के। एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा इनटू, अब देखो इसको अलग अलग करते हैं, दोनों बाइयों को सेपरेट कर दिया, वन अपॉन में के, ऐसे इसके नीचे भी आएगा, के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद देखिए क्या करना पड़ेगा हमें आगे, सिग्मा को किसके बराबर लिखते हैं, सिग्मा को लिखते हैं क्यू बाय ए के बराबर, तो सिग्मा आई को क्या लिखेंगे, क्यू आई बाय में ए के बराबर, कौन है, इंड्यूस्ड चार्ज,
सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यू बाय अभी अभी बताया था, अब क्या हो जाएगा, दैट इज द क्यू आई डिवाइडेड बाय में ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए, यहां पे कौन था 1/1/k, अब इस a से a कैंसिल आउट, क्यू आई की वैल्यू हो जाएगी क्यू इंटू 1 माइनस 1/k, दैट इज द रिजल्ट। ये आ गया इंड्यूस चार्ज। तो जब भी आपसे इंड्यूस चार्ज और एक नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मतलब नीट के एग्जाम में 4 नंबर में कि इंड्यूस चार्ज कितना होता है, क्यू इंटू 1 माइनस 1/k के बराबर। के कौन है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट पहले ही बता दिया आपको, और क्यू कौन है, इंड्यूस्ड चार्ज, हियर क्यू इज इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, और क्यू हो गया चार्ज जो पहले हमने उस प्लेट्स को दे रखा है, ठीक है ना। मैं टोटली क्या है यहाँ पे, देखो इसको छोटे फॉर्म में कर देता हूं। टोटल बात यही है कि ये हमने चार्ज दिया था और इसके अंदर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ वो हमने निकाल लिया, तो वो जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो हमने इसके अंदर फाइंड आउट कर लिया है, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हुआ है, इज इक्वल टू में क्या हो इंटू 1 माइनस 1/k के बराबर आ गई है। अब ये टॉपिक जो आपने किया है, इस टॉपिक के बाद हम इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी करते हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि रिलेशंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड और ससेप्टिबिलिटी के बीच, उसके बीच हमें रिलेशन निकालना होता है। उसको एक अलग से सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे, यहां पे इंड्यूस्ड चार्ज तक हमने कर लिया, उसको अलग वीडियो में देखेंगे कि वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी उस वीडियो में करते हैं। थैंक यू।